ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से ज्योतिष सीख भी रहे होंगे। ज्योतिष सीखने की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पुनः आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आज के वीडियो में चर्चा का विषय क्या है, आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। प्रस्तुत है आज के वीडियो में चर्चा का विषय सूर्य ग्रहण दोष। जी हां, आज हम इसी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि सूर्य ग्रहण दोष क्या होता है, सूर्य ग्रहण दोष कैसे बन जाता है, जब किसी जातक की कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष बन जाता है तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं और उन दुष्परिणामों से बचने का क्या क्या उपाय हो सकता है। इस तरह की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। इसी तरह से चंद्र ग्रहण दोष भी होता है, जिसकी जानकारी पिछले वीडियो पर उपलब्ध करा दी गई है। आप उस वीडियो को देख करके चंद्र ग्रहण दोष के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक सूचना देना चाहते हैं कि हमारा एक चैनल और भी है जिसका नाम है हिंदू तीर्थ स्थल। उस चैनल पर हिंदू, जैन, बौद्ध एवं सिख समुदाय के संपूर्ण तीर्थ स्थलों की जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। यदि आप उन तीर्थ स्थलों की जानकारी निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आइए इस वीडियो को अब प्रारंभ करते हैं। जब कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य के साथ राहु या केतु की युति हो तो सूर्य ग्रहण दोष बनता है। कुंडली के किसी भी भाव में सूर्यदेव बैठे हों और सूर्यदेव के साथ राहु या केतु में से कोई भी एक बैठ जाएं, तो जब सूर्य या राहु की, सूर्य या केतु की युति बन रही हो, ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रहण दोष बनता है। सूर्य राहु एवं केतु को छोड़कर समस्त ग्रहों को अस्त करने की क्षमता रखते हैं। सूर्य के समीप जो कोई भी ग्रह आते हैं वे अस्त हो जाते हैं, लेकिन राहु एवं केतु अस्त नहीं हो पाते हैं। सूर्य से कोई भी ग्रह कैसे अस्त होते हैं उसकी जानकारी वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर उपलब्ध है। उस वीडियो को देख करके आप सूर्य से किसी भी ग्रह के अस्त होने की पूरी प्रक्रिया समझ सकते हैं। चूंकि राहु एवं केतु पूर्ण ग्रह न होकर छाया ग्रह हैं, अतः यह दोनों सूर्य से अस्त ना होकर उल्टे सूर्य को ही ग्रहण लगा देते हैं। चूंकि राहु एवं केतु छाया ग्रह हैं, छाया ग्रह होने की वजह से ये सूर्य से अस्त नहीं होते हैं। इन दोनों के अलावा जो भी भौतिक पिंड वाले ग्रह हैं वे सभी सूर्य से अस्त हो जाते हैं। छाया ग्रह होने के कारण राहु केतु अस्त नहीं होते हैं, बल्कि सूर्य को ही ग्रहण लगाने की क्षमता रखते हैं, सूर्य को ही ग्रहण लगा देते हैं। सूर्य ग्रहण दोष के दुष्प्रभाव या लक्षण। सूर्य ग्रहण एक दोष है। जब दोष है तो दुष्प्रभाव भी होंगे, उसके कुछ न कुछ अशुभ लक्षण भी प्राप्त होंगे। सूर्य ग्रहण दोष का जातक के जीवन में बहुत से दुष्प्रभाव होते हैं, जैसे कि शारीरिक मानसिक कष्ट, अपमान, अपनों से वैमनस्यता, नौकरी या व्यापार में अचानक समस्या, रोग, ऋण, शत्रु, कलंक, राजदंड का सामना करना पड़ सकता है। जिस भी जातक की कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष बन जाता है उनके जीवन काल में ये कोई न कोई समस्याएं अवश्य प्रलक्षित होती हैं। साथ ही जिस भाव में सूर्य ग्रहण दोष बन रहा हो उस भाव से संबंधित शुभ फलों का नाश करता है, अथवा उस भाव से संबंधित शुभ फलों के बजाय अशुभ फल मिलने लगता है। जिस भी कुंडली के जिस भाव में सूर्य ग्रहण दोष बन जाता है, अर्थात सूर्य के साथ राहु या केतु की युति बन जाती है, उस भाव से जो शुभ फल मिलने थे वे सभी नष्ट हो जाते हैं, उनका नाश हो जाता है और उसके विपरीत अशुभ फल प्राप्त होने लगते हैं। सूर्य ग्रहण दोष कब अधिक प्रभावी होगा? जिस भी जातक की कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष बन जाता है वह पूरे जीवन भर कुछ न कुछ परेशानी उत्पन्न करता रहता है, लेकिन एक ऐसा भी समय आता है जब सूर्य ग्रहण दोष पूरे चरम पर होता है। यह दोष पूरी तरह से प्रभावी होता है और जातक के जीवन को उथल पुथल करके रख देता है। वह कौन सा समय होता है, वह कौन सा कालखंड होता है? सूर्य ग्रहण दोष से पीड़ित जातक के जीवन में जब भी सूर्य की महादशा और राहु अथवा केतु की अंतर्दशा चलेगी, अथवा राहु केतु की महादशा और सूर्य की अंतर्दशा चलेगी, ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रहण दोष का प्रभाव अथवा दुष्प्रभाव अधिक होता है।
सबसे पहले आपको यह देखना है कि सूर्य के साथ राहु केतु में से कौन से ग्रह बैठे हैं, उनके आधार पर ही इसको निर्धारित किया जाना है। जब सूर्य की महादशा चल रही हो और राहु और केतु में से जो भी ग्रह सूर्य के साथ बैठे हों उनकी अंतर्दशा चले तो सूर्य ग्रहण दोष का दुष्प्रभाव अधिक दिखाई देने लगता है। इसी तरह से राहु केतु की महादशा सूर्य के साथ जो भी बैठे हों उनकी महादशा चले और उनकी महादशा में सूर्य की अंतर्दशा आ जाए तो ऐसी स्थिति में भी सूर्य ग्रहण के दोष का दुष्प्रभाव अधिक दिखाई देने लगता है। कुंडली के 12 भावों में से किसी भी भाव में सूर्य और राहु अथवा केतु की युति हो सकती है, लेकिन सभी 12 भावों में सूर्य ग्रहण दोष नहीं बनेगा। कुंडली के 12 भाव होते हैं, 12 में से किसी भी भाव में सूर्य के साथ राहु अथवा केतु की युति हो सकती है, लेकिन सभी 12 भावों में सूर्य ग्रहण दोष नहीं बनेगा। यहां पर हम आपको यह बात बताए थे कि जब कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य के साथ राहु या केतु की युति हो तो सूर्य ग्रहण दोष बनता है, लेकिन यहां पर यह भी बोल रहे हैं कि सभी 12 भावों में सूर्य ग्रहण दोष नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब सूर्य ग्रहण दोष भंग हो जाता है। जब भंग हो जाता है उसी स्थिति को यह बोला जा रहा है, यह कहा जा रहा है कि सूर्य ग्रहण दोष नहीं बनेगा क्योंकि वह भंग हो गया है। जब भंग हो गया है तो उसे हम सूर्य ग्रहण दोष नहीं मानेंगे। इसलिए यह कहा जा रहा है कि कुंडली के 12 भावों में से किसी भी भाव में सूर्यदेव के साथ राहु केतु की युति हो सकती है, लेकिन सभी 12 भावों में सूर्य ग्रहण दोष नहीं बनेगा। सूर्य और केतु की युति को आधार मानकर सूर्य ग्रहण दोष का अध्ययन। सूर्य और केतु की युति में से जब केतु मारक हो तभी सूर्य ग्रहण दोष बनेगा। यहां पर हम उदाहरण के रूप में केतु को लिए हैं, इसलिए केतु की बात कर रहे हैं। केतु की जगह राहु भी हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा या सूर्य को राहु या केतु ही ग्रहण लगाते हैं। राहु केतु को चंद्रमा या सूर्य ग्रहण नहीं लगा सकते। चंद्रमा या सूर्य को राहु या केतु ही ग्रहण लगाते हैं। चूंकि हम यहां पर सूर्य ग्रहण दोष की बात कर रहे हैं इसलिए सूर्य की बात करेंगे। चंद्रमा को हम इसलिए लिख लिए थे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि चंद्रमा या सूर्य दोनों को राहु केतु ग्रसित करते हैं और ग्रहण लगाते हैं। यदि सूर्य मारक और केतु योग कारक हो तो सूर्य ग्रहण दोष नहीं बनेगा। आप कुंडली में सबसे पहले यह देखिए कि केतु योग कारक है या मारक, क्योंकि सूर्य से लेना देना नहीं है। सूर्य योग कारक है कि मारक है उससे कोई लेना देना नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि केतु योग कारक हैं या मारक हैं। यदि योग कारक है तो सूर्य ग्रहण दोष नहीं बनेगा, लेकिन सूर्य के मारक होने पर सूर्य की शांति या सूर्य का उपचार अवश्य करना होगा, क्योंकि सूर्य मारक हैं तो अशुभ फल देंगे। जब वे अशुभ फल दे रहे हैं तो उनका उपचार अवश्य कर लेना चाहिए। सभी 12 भावों में सूर्य ग्रहण दोष का अध्ययन और विश्लेषण। इस अध्ययन के पूर्व यह निश्चित करें कि सूर्य और राहु अथवा केतु की युति में से कुंडली में कौन योग कारक, मारक या उच्च नीच राशिस्थ हैं। साथ ही दोनों की डिग्री भी देख लें। जब भी आप सूर्य ग्रहण दोष का अध्ययन करने जा रहे हैं, अर्थात सूर्य के साथ राहु या केतु में से कोई भी एक बैठे हैं, तो सबसे पहले आप यह देखिए कि सूर्य और सूर्य के साथ बैठे हुए ग्रह अर्थात राहु केतु, इनमें से कौन योग कारक हैं, कौन मारक हैं, कौन उच्च राशिस्थ हैं, कौन नीच राशिस्थ हैं। साथ ही साथ उन दोनों की डिग्रियां कितनी हैं। यह सारी बातें देखने के बाद ही आप सूर्य ग्रहण दोष के निष्कर्ष के ऊपर पहुंचिएगा। ग्रहों के उच्च नीच राशि एवं मित्रता शत्रुता। ग्रहों की उच्च नीच राशि, मित्रता शत्रुता, इनकी विस्तृत जानकारी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। उसे देख करके आप ग्रहों के उच्च राशि, नीच राशि एवं मित्रता शत्रुता के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि यहां पर हम सूर्य और केतु को उदाहरण लेकर के समझना चाह रहे हैं तो सिर्फ सूर्य और केतु के बारे में ही जान लेते हैं। सूर्य के लिए उच्च राशि है मेष, नीच राशि है तुला। केतु के लिए उच्च राशि है वृश्चिक और धनु, नीच राशि है वृष और मिथुन। प्रथम अध्ययन सिंह लग्न की कुंडली। यह लग्न कुंडली 5 नंबर की है। 5 नंबर अर्थात सिंह राशि, अर्थात यह लग्न कुंडली सिंह लग्न की कुंडली है। प्रथम अध्ययन के लिए हम सिंह लग्न की कुंडली ले लेते हैं। सिंह लग्न कुंडली में सूर्य लग्नेश होने के कारण योग कारक हैं। सिंह लग्न की कुंडली है, सिंह के स्वामी होते हैं सूर्यदेव, इसलिए सूर्यदेव इस लग्न कुंडली के लग्नेश हैं। लग्नेश होने के कारण योग कारक हैं।
यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि सूर्य लग्नेश होकर भी त्रिक भावों में बैठ जाएं तो उनकी शुभता कम हो जाएगी। लग्नेश तो हैं लेकिन वे त्रिक भाव में बैठ जाएं, यहां 6वें 8वें 12वें भाव में बैठ जाएं तो उनकी शुभता कम हो जाएगी। साथ ही साथ यदि वे अपनी नीच राशि में बैठ जाते हैं तो भी उनकी शुभता कम हो जाएगी। केतु अपनी उपस्थिति के अनुरूप परिणाम देते हैं। मित्र भाव एवं उच्च राशि में हो तो योग कारक, त्रिक भाव, शत्रु एवं नीच राशि में हो तो मारक होते हैं। कुंडली में सबसे पहले यह देखिए कि किस भाव में सूर्य ग्रहण दोष बन रहा है, किस भाव में सूर्य के साथ केतु बैठे हैं, वह भाव किसका है। मित्र भाव है, उच्च राशिस्थ भाव है, यदि ऐसी स्थिति है तो योग कारक हो जाएंगे। त्रिक भाव है, शत्रु राशिस्थ है अथवा नीच राशिस्थ है तो ऐसी स्थिति में वे मारक की तरह भूमिका निभाने लगेंगे। तो सबसे पहले केतु की स्थिति देख लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। सिंह लग्न कुंडली में केतु की उपस्थिति के आधार पर अध्ययन। सिंह लग्न की कुंडली लिए हैं, जब हम प्रथम अध्ययन कर रहे हैं सिंह लग्न की कुंडली लिए हैं तो इस कुंडली में केतु की उपस्थिति के आधार पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम यहां पर उदाहरण ही लिए हैं सूर्य के साथ केतु को। जब केतु प्रथम भाव में हो तो शत्रु सूर्य का भाव एवं नवम भाव में हो तो शत्रु मंगल का भाव होने के कारण केतु मारक होंगे। सिंह लग्न की कुंडली हो, केतु प्रथम भाव में हो, प्रथम भाव अर्थात यहां पर यह सिंह का भाव है अर्थात सूर्य देव का भाव है, इसलिए शत्रु सूर्य का भाव है। नवम भाव हो तो शत्रु मंगल का भाव, नवम भाव यहां चले आइए 1 नंबर अर्थात मेष, मेष मंगल की राशि होती है, मंगल से भी केतु की शत्रुता है, इसलिए प्रथम भाव में नवम भाव में केतु मारक होंगे। दशम भाव केतु के मित्र शुक्र तथा नीच राशि वृष का भाव है एवं एकादश भाव केतु के मित्र बुध तथा नीच राशि मिथुन का भाव है। इस नियमावली पर देखें कि मित्र भाव में जब भी केतु बैठते हैं तो योग कारक होते हैं, तो यहां भी शुक्र के भाव में बैठने से योग कारक हो जाने चाहिए थे, लेकिन दशम भाव में 2 नंबर अर्थात वृष राशि मित्र शुक्र की राशि तो अवश्य है लेकिन केतु के लिए नीच राशिस्थ है। इसी तरह से आगे बढ़ें तो एकादश भाव में यहां चले आए तो 3 नंबर अर्थात मिथुन भी मित्र बुध की राशि है लेकिन केतु के लिए मिथुन भी नीच राशि हो जाती है, इसलिए दशम एवं एकादश भाव में केतु मारक की तरह भूमिका निभाएंगे। यहां पर एक बात और बता देते हैं कि केतु वृष राशि और मिथुन राशि में नीच होते हैं लेकिन एक निश्चित दायरे तक ही नीच होते हैं, उसके बाद मित्र राशिस्थ हो जाते हैं। यदि वे उस दायरे के बाहर हैं और मित्र राशिस्थ हैं, ऐसी स्थिति में ये योग कारक हो जाएंगे। इसलिए सिंह लग्न कुंडली के आधार पर दशम एवं एकादश भाव में मित्र राशिस्थ होकर भी नीच राशिस्थ होने के कारण केतु दशम और एकादश भाव में मारक होंगे। फलस्वरूप सूर्य और केतु की युति प्रथम, नवम, दशम एवं एकादश भाव में हो तो सूर्य ग्रहण दोष बनेगा। केतु जब द्वितीय भाव में हो तो मित्र बुध का भाव, तृतीय भाव में हो तो मित्र शुक्र का भाव एवं सप्तम भाव में हो तो मित्र शनि का भाव होने के कारण योग कारक होंगे। फिर से देखिए, द्वितीय भाव में हो तो मित्र बुध का भाव, द्वितीय भाव अर्थात 6 नंबर अर्थात कन्या राशि के स्वामी बुध देव होते हैं। तृतीय भाव में मित्र शुक्र, तृतीय भाव में 7 नंबर अर्थात तुला के स्वामी होते हैं शुक्र देव, इसलिए तृतीय भाव भी मित्र भाव। सप्तम भाव में मित्र शनि, सप्तम भाव में 11 नंबर अर्थात कुंभ के स्वामी होते हैं शनि देव, इसलिए इन स्थानों पर केतु योग कारक की भूमिका में होंगे। चतुर्थ भाव में हो तो शत्रु मंगल एवं उच्च राशि वृश्चिक का भाव, पंचम भाव में हो तो शत्रु बृहस्पति एवं उच्च राशि धनु का भाव है। सिंह लग्न की कुंडली के चतुर्थ एवं पंचम भाव में शत्रु राशिस्थ होकर भी उच्च राशिस्थ होने के कारण केतु चतुर्थ एवं पंचम भाव में योग कारक होंगे। आप यहां पर इन दोनों भावों को देखिए, चतुर्थ भाव और पंचम भाव। चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि, पंचम भाव में धनु राशि। दोनों ही राशियां केतु के लिए शत्रु राशि होती हैं, लेकिन वृश्चिक और धनु दोनों राशियों में केतु उच्च राशिस्थ होने के कारण योग कारक की भूमिका में होंगे। लेकिन एक बात और बता देते हैं कि केतु वृश्चिक और धनु में उच्च राशिस्थ तो होते हैं, लेकिन एक निश्चित दायरे तक ही वे उच्च राशिस्थ होते हैं, उसके बाद वे शत्रु राशिस्थ हो जाते हैं। यदि उच्च राशि के दायरे से बाहर हैं तो शत्रु राशिस्थ होंगे, ऐसी स्थिति में मारक की भूमिका में आ जाएंगे।
फलस्वरूप सूर्य और केतु की युति द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं सप्तम भाव में हो तो सूर्य ग्रहण दोष नहीं बनेगा। जब सूर्य और केतु की युति त्रिक भावों अर्थात छठवें, आठवें, 12वें भाव में हो, छठवें, आठवें और 12वें भाव में हो तो योग कारक एवं मारक दोनों ही स्थितियों में सूर्य ग्रहण दोष बनेगा। इस तरह से सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य और केतु की युति को आधार मानते हुए हम अध्ययन करते हैं तो निष्कर्ष यह निकलता है कि सिंह लग्न की कुंडली में पहले, छठवें, आठवें, 9वें, 10वें, 11वें एवं 12वें भाव में सूर्य एवं केतु की युति होने पर सूर्य ग्रहण दोष बनेगा तथा दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें एवं 7वें भाव में सूर्य एवं केतु की युति होने पर भी सूर्य ग्रहण दोष नहीं बनेगा। द्वितीय अध्ययन वृष लग्न कुंडली के साथ। इस अध्ययन हेतु वृष लग्न कुंडली लिया गया है। यह लग्न कुंडली 2 नंबर की है। 2 नंबर अर्थात वृष राशि, अर्थात यह लग्न कुंडली वृष लग्न की कुंडली है। वृष लग्न कुंडली में सूर्य चतुर्थेश होने के कारण योग कारक है। चतुर्थेश अर्थात केंद्र भाव के स्वामी होने के कारण योग कारक हैं। केतु अपनी उपस्थिति के अनुरूप परिणाम देते हैं। मित्र भाव एवं उच्च राशि में हो तो योग कारक, त्रिक भाव, शत्रु एवं नीच राशि में हो तो मारक होते हैं। केतु किसी भी लग्न कुंडली में अपनी उपस्थिति के अनुसार पर परिणाम देते हैं। यदि मित्र भाव एवं उच्च राशि के भाव में बैठे हुए हैं तो योग कारक की भूमिका में होते हैं अर्थात शुभ परिणाम देते हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि केतु त्रिक भाव में बैठ जाएं, शत्रु के भाव में बैठ जाएं एवं नीच राशि के भाव में बैठ जाएं तो मारक की भूमिका में आ जाते हैं अर्थात अशुभ परिणाम देते हैं। वृष लग्न में केतु की उपस्थिति के आधार पर अध्ययन। वृष लग्न की कुंडली में केतु की उपस्थिति के आधार पर अध्ययन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उदाहरण में ही सूर्य और केतु की युति को लेकर चल रहे हैं। केतु जब पंचम भाव में हो तो मित्र बुध का भाव, नवम एवं दशम भाव में हो तो मित्र शनि का भाव होने के कारण योग कारक होंगे। पंचम भाव की ओर चलें। पंचम भाव अर्थात 6 नंबर, 6 अर्थात कन्या, कन्या के स्वामी होते हैं बुध देव, इसलिए पंचम भाव में बुध का भाव हुआ, मित्र का भाव हुआ। नवम एवं दशम भाव की ओर चलें। नवम एवं दशम भाव मकर एवं कुंभ का भाव है। मकर एवं कुंभ दोनों के स्वामी शनिदेव होते हैं। शनिदेव से भी केतु की मित्रता होने के कारण यह मित्र शनि का भाव हुआ, इसलिए पंचम भाव में, नवम भाव में, दशम भाव में केतु योग कारक की भूमिका में होंगे, शुभ फल देने वाले होंगे। सप्तम भाव में हो तो शत्रु मंगल एवं उच्च राशि वृश्चिक का भाव होता है। सप्तम भाव को देखिए, वृश्चिक राशि केतु के लिए उच्च राशि मानी गई है। चूंकि सप्तम भाव में शत्रु राशि के भाव में होकर भी उच्च राशिगत होने के कारण केतु सप्तम भाव में योग कारक होंगे। सामान्यतः केतु जब भी शत्रु राशि में बैठते हैं तो अशुभ फल देने वाले हो जाते हैं, मारक हो जाते हैं। लेकिन यहां पर वृश्चिक राशि में बैठने के बाद भी, शत्रु राशि में बैठने के बाद भी अच्छे परिणाम देने वाले हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वृश्चिक में केतु उच्च राशिगत हो जाते हैं। यहां पर एक बात और बता देना चाहते हैं कि वृश्चिक राशि में केतु एक निश्चित दायरे तक ही उच्च राशिस्थ होते हैं, उसके बाद वे शत्रु राशिस्थ हो जाएंगे। जब वे शत्रु राशिस्थ हो जाएंगे तो मारक की भूमिका में आ जाएंगे। अतः सिंह लग्न कुंडली में यदि सूर्य और केतु की युति पंचम, सप्तम, नवम एवं दशम भाव में हो तो सूर्य ग्रहण दोष नहीं बनेगा। पंचम, सप्तम, नवम एवं दशम भाव में हो तो सूर्य ग्रहण दोष नहीं बनेगा। केतु जब तृतीय भाव में हो तो शत्रु चंद्र का भाव, चतुर्थ भाव में हो तो शत्रु सूर्य का भाव, एकादश भाव में हो तो शत्रु बृहस्पति का भाव होने से केतु इन स्थानों पर मारक की भूमिका में होंगे। आप यहां पर देखिए, तृतीय भाव में 4 नंबर अर्थात कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रदेव, इसलिए शत्रु का भाव हुआ। आगे बढ़े चतुर्थ भाव की ओर, अर्थात यहां पर 5 नंबर अर्थात सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्यदेव, इसलिए सूर्य से भी केतु की शत्रुता है, यहां पर भी मारक होंगे। फिर आगे बढ़े एकादश भाव की ओर, यहां पर चलें तो 12 नंबर अर्थात मीन के स्वामी होते हैं बृहस्पति से भी केतु की शत्रुता होने के कारण यहां भी मारक होंगे। प्रथम भाव केतु के मित्र शुक्र तथा नीच राशि वृष का भाव है एवं द्वितीय भाव केतु के मित्र बुध तथा नीच राशि मिथुन का भाव है। प्रथम भाव पर देखिए 2 नंबर अर्थात वृष राशि केतु के लिए नीच राशि होती है।
आगे बढ़े द्वितीय भाव की ओर। द्वितीय भाव पर लिखा हुआ है 3-3 अर्थात मिथुन। मिथुन में भी केतु नीच राशिस्थ होते हैं। सिंह लग्न कुंडली के प्रथम एवं द्वितीय भाव में मित्र राशिस्थ होकर भी नीच राशिस्थ होने के कारण केतु प्रथम एवं द्वितीय भाव में मारक होंगे। लेकिन आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि केतु वृष और मिथुन राशि में नीच राशिस्थ तो होते हैं, लेकिन एक निश्चित दायरे तक ही वे नीच राशि माने जाते हैं, उसके बाद वे मित्र राशिस्थ हो जाते हैं। आप इस बात का अच्छे से अध्ययन कर लीजिए, कहीं वे नीच के दायरे से बाहर तो नहीं है। यदि वे नीच के दायरे से बाहर हो गए तो नीच भंग राजयोग भी बन गया और वे मित्र राशिस्थ भी हो गए। ऐसी स्थिति में केतु मारक न होकर के योग कारक हो जाएंगे। अतः सिंह लग्न की कुंडली में यदि सूर्य और केतु की युति प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं एकादश भाव में हो तो सूर्य ग्रहण दोष बनेगा। जब सूर्य और केतु की युति त्रिक भावों 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो तो प्रत्येक स्थितियों में सूर्य ग्रहण दोष बनेगा। इस तरह से हम सूर्य और केतु की युति को आधार मानते हुए वृष लग्न की कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष का अध्ययन किए और निष्कर्ष यह निकलता है कि वृष लग्न कुंडली में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 6वें, 8वें, 11वें एवं 12वें भाव में सूर्य एवं केतु की युति से सूर्य ग्रहण दोष बनेगा। और वृष लग्न की कुंडली में ही 5वें, 7वें, 9वें एवं 10वें भाव में सूर्य एवं केतु की युति से सूर्य ग्रहण दोष नहीं बनेगा। सूर्य ग्रहण दोष का निवारण। जब किसी जातक की कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष बन जाता है तो उसके दुष्प्रभाव भी जीवन पर दिखाई देने लगते हैं। जब दुष्प्रभाव जीवन पर दिखाई देने लगते हैं तो उनका उपचार करना भी आवश्यक है, उनका इलाज करना भी आवश्यक है, उनके निराकरण का उपाय करना भी आवश्यक है। तो सूर्य ग्रहण दोष के निवारण हेतु क्या क्या उपाय कर सकते हैं, क्या निराकरण किया जा सकता है, आइए उसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सूर्य योग कारक हो या मारक, दोनों ही स्थितियों में सूर्य की प्रबलता हेतु सूर्य के बीज मंत्र ओम घृणीः सूर्याय नमः का नियमित रूप से प्रतिदिन प्रातःकाल 108 बार जाप करें। सूर्य योग कारक है या मारक, इससे फर्क नहीं पड़ना है। यदि सूर्य ग्रहण दोष बन रहा है तो सूर्य की योग कारक और मारक दोनों ही स्थितियों में आपको सूर्यदेव को प्रसन्न करना है, उनको प्रबल करना है और उनके बीज मंत्र का जाप नियमित रूप से करना है। यदि सूर्य योग कारक है तो बीज मंत्र से प्रसन्न होकर और भी शुभ फल प्रदान करेंगे, और यदि मारक हैं तो बीज मंत्र से प्रसन्न होकर अशुभ फलों में कमी करेंगे। सूर्य की प्रबलता हेतु गायत्री मंत्र का भी प्रतिदिन प्रातःकाल 108 बार जाप करें। गायत्री मंत्र के जाप से भी सूर्यदेव को प्रबलता प्राप्त होती है। इसलिए यदि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष बन रहा है तो प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के पूजन के समय 108 बार अर्थात एक माला प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। सूर्य के साथ युति बना रहे ग्रह राहु या केतु, सूर्य के साथ राहु या केतु ही युति बनाएंगे तभी सूर्य ग्रहण दोष बनेगा। तो सूर्य के साथ युति बना रहे ग्रह राहु या केतु की शांति के लिए संबंधित ग्रह के बीज मंत्र का नियमित रूप से प्रतिदिन 108 बार जाप करें। सबसे पहले यह देखिए कि सूर्य के साथ राहु युति बना रहे हैं अथवा केतु जो भी युति बना रहे हों उनके बीज मंत्र का नियमित रूप से प्रतिदिन 108 बार जाप करना होगा। राहु केतु के बीज मंत्र का जाप रात्रिकालीन वेला पर किया जाता है, सूर्यास्त के बाद किया जाता है। सूर्य के साथ युति बना रहे ग्रह अर्थात राहु केतु जो भी युति बना रहे हों उनका दान करें। विशेष सूर्य ग्रहण दोष ना भी बने और सूर्य केतु की युति हो तो केतु के बीज मंत्र का जाप एवं दान अवश्य करना चाहिए। केतु योग कारक हों तब तो सूर्य ग्रहण दोष भंग हो जाएगा, लेकिन यदि सूर्य के साथ युति बन रही है तो केतु का दान अवश्य करें, साथ ही बीज मंत्र का जाप भी करें। यही बात राहु के साथ भी लागू होगी। यदि केतु के स्थान पर सूर्य के साथ राहु बैठे हुए हों तो राहु का दान करें, राहु के बीज मंत्र का जाप करें। अब आपके मन में एक बात उत्पन्न हो रही होगी कि जब राहु केतु योग कारक हो तो इनका दान क्यों करना चाहिए। आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि आपके आसपास कोई चोर, डकैत, बदमाश, लुटेरा आदमी है और वह सज्जन बन जाए और सज्जन बनकर के आपके बगल में आकर के बैठ जाए तो आप शांति से नहीं बैठ पाएंगे। आपके मन में एक डर बना रहेगा कि कब यह आदमी गड़बड़ कर दे और आप इस भ्रम के कारण अपना काम भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे।
यही बात यहां भी लागू होती है कि राहु केतु सज्जन होकर के भी यदि सूर्य के साथ बैठ जाते हैं तो सूर्य के मन में हमेशा डर बना रहेगा कि राहु केतु कुछ गड़बड़ न करने पाए और सूर्यदेव जो अच्छे काम करने वाले थे वह अच्छे काम भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सूर्य के साथ जब भी राहु केतु बैठें तो उनका उपचार अवश्य कर लेना चाहिए। सूर्य यदि योग कारक हों तो सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करें, लेकिन ध्यान रखें सूर्य यदि मारक हो तो रत्न धारण ना करें। राहु या केतु के प्रभाव को कम करने के लिए हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, शनिवार मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। राहु केतु दोनों ही हनुमान जी से डरते हैं। यदि आपके ऊपर हनुमान जी प्रसन्न हो जाएं, हनुमान जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर हो जाए तो स्वाभाविक सी बात है कि राहु केतु आपसे दूर भागेंगे, क्योंकि वे देख रहे हैं कि हनुमान जी की कृपा दृष्टि, हनुमान जी की छत्र छाया आपके ऊपर है। इसलिए आप हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी को प्रसन्न करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, शनिवार मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। यदि सूर्य के साथ राहु बैठे हुए हैं तो शनिवार के दिन, सूर्य के साथ केतु बैठे हुए हैं तो मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। अब चोला क्या होता है? चमेली का तेल और सिंदूर मिश्रित करके जो हनुमान जी को लेप लगाया जाता है वही हनुमान जी का चोला कहलाता है। किसी जानकार पंडित से, किसी जानकार आचार्य से सूर्य ग्रहण के समय विशेष पूजन कराएं। यदि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष बनता है तो आप यह देखिए कि ब्रह्मांड में किस दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है। जिस दिन जिस समय सूर्य ग्रहण लग रहा है उसी समय किसी योग्य आचार्य के माध्यम से सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए विशेष पूजन अवश्य कराना चाहिए। विशेष सूर्य एवं राहु अथवा केतु की युति को कुछ ज्योतिषाचार्य पितृदोष के नाम से भी उल्लेखित करते हैं। सूर्य के साथ राहु बैठ जाएं अथवा केतु बैठ जाएं तो कुछ ज्योतिषाचार्य इसे पितृदोष के नाम से भी उल्लेखित करते हैं, क्योंकि सूर्यदेव पिता के भी कारक होते हैं। जब पिता पीड़ित हो गए तो इसे पितृदोष का भी नाम दे दिया जाता है। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने सूर्य ग्रहण दोष के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आप ज्योतिष सीख रहे होंगे तो भी यह वीडियो आपके लिए लाभदायक है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष बन रहा है तो भी इसमें बताए गए उपाय आपके लिए लाभदायक हैं। इसलिए इस वीडियो को भी आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। जो ज्योतिष सीख रहे होंगे उनके भी काम आएगा, जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष बन रहा है उनके भी काम आएगा। साथ ही साथ आपसे एक अनुरोध है कि यदि आप इसी तरह से ज्ञानवर्धक वीडियो निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब जब हमारे द्वारा कोई भी ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।